हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यूपी पीसीएस मतलब कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आया है। तो आज हमारे साथ हैं कर्मवीर केशव जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पीसीएस में 5th रैंक हासिल किया है। तो हेलो केशव जी। हेलो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ ग्रेट सक्सेस। और आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको? कल से तो बहुत सारे कॉल्स आ गए होंगे आपके पास और बड़ा ही सही लग रहा है कि आप इतना समय निकाल के हमारे पास आए हैं और बच्चों को कुछ गाइड करते हैं हम यहाँ पर इस सेशन में। और चूंकि अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट्स जिस हिसाब से आ रहे हैं और प्लस आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस का एक तो मेंस आने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, और लगभग 29-30 दिन बचे हैं हमारे नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स एग्जाम में उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। तो कुछ चीजें पे डिस्कस करते हैं कि जो भी अभी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका क्या मोटिव होना चाहिए या फिर कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसके बेसिस पर उनको एक गाइडेंस हम दे सकें। तो सबसे पहले तो अभी जैसा मेंस आ रहा है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा करते हैं कि ये जो मेंस एग्जाम है अभी 20 दिन का टाइम बचा है, इसमें सबसे मेन एम होता है कि हम जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम आंसर के थ्रू ही करते हैं। मतलब हम जो भी हैं हम अपने आंसर के थ्रू एग्जामिनर तक पहुंच रहे हैं। वहां पर हमारी स्ट्रैटेजी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो भी है उसके लिए ऐसा क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम अच्छे आंसर्स को फ्रेम कर लें और वहां पर एक अच्छा मार्क्स गेन करते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में आपकी तरफ से ऐसी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जिसमें आंसर राइटिंग में कुछ हमने अलग से किया हो या फिर कहीं से इधर उधर से कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया हो उसमें, जिससे कि मार्क्स 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में भी एक आधा नंबर भी मिलते हैं ना, वो भी मेरिट लिस्ट में नाम बना देता है। तो वो क्या स्टेप्स हैं, एक बार आप बच्चों को जरूर से गाइड करिए। सर सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच बैठा हूँ। मैं भी ओनली आईएएस के प्लेटफॉर्म को बहुत यूज किया हूँ और इससे बहुत ज़्यादा मैंने बेनिफिट्स उठाए हैं। तो आज रेसिप्रोकेट करने का मौका मिला है तो ये मुझे अंदर से बेहद खुशी हो रही है इसके लिए, तो इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात सर, आप जो कि बताया कि अभी चूंकि मेंस आने वाला है यूपी पीसीएस का और इसमें मुश्किल से सर 10 दिन बचे हुए हैं अभी, तो अभी हम लोग केवल कुछ ऐसे ही आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं जो कि वो प्रैक्टिकली जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। थोड़ा मार्क्स जैसा कि आप बताएं कि 2-4 मार्क्स भी अगर हम लोग 1 मार्क्स भी 1.5 मार्क्स भी अगर हर क्वेश्चन पे इम्प्रूव करते हैं तो ओवरऑल हम लोग लगभग 20 मार्क्स बढ़ा सकते हैं एक पेपर में। तो सर उसके लिए सबसे पहली जो बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको आंसर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। बहुत लोग आंसर अभी तक नहीं लिखे होंगे, तो उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट जो आंसर का होता है जिसको हम लोग आईबीसी फॉर्मेट बोलते हैं कि इंट्रो होना चाहिए आपके आंसर में, बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, और आंसर में ये तीनों आपको विजिबल होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हम इंट्रोडक्शन लिखे, बॉडी लिखे, कंक्लूजन, ऐसे नहीं। आपका एक पैरा में इंट्रोडक्शन दिखना चाहिए, आपका बॉडी 2 या 3 पैरा में आपका आंसर में दिखना चाहिए कि 2-3 पैरा है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है सर, तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका हम लोग पीछे की उसका कॉज क्या है वो एनालिसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे उस बॉडी में। फिर उसका रेमेडीज क्या है या फिर गवर्नमेंट का कोई रिसेंट इनिशिएटिव है जिससे उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई किया जा रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग 2 या तो कंक्लूड करते हैं या फिर वे फॉरवर्ड करते हैं। अगर कोई सोशल इश्यूज का क्वेश्चन है तो जनरली हम लोग वे फॉरवर्ड बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये चीज करके हम लोग बेटर कर सकते हैं, अभी के करंट सिनेरियो जो है इसको सुधारने के लिए हम लोग वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। और स्टैटिक पोर्शन है सर, जैसे हिस्ट्री है तो उसमें हम लोग कंक्लूड करते हैं जनरली। तो आपका जो विजिबिलिटी है, बाइफर्केशन इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में दिखना चाहिए। ये कैसे दिखता है सर? बेसिकली हमें क्या करना होता है कि बॉडी में कुछ फ्लो चार्ट हम लोग को डालना होता है, क्योंकि अगर बॉडी को डिफरेंशिएट कर दिए तो ऑटोमेटिकली इंट्रो अलग हो जाएगा और कंक्लूजन अलग हो जाएगा। तो अगर बॉडी को डिफरेंशिएट करना है तो बॉडी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसमें अगर मैप्स इंक्लूड करते हैं तो पता चलता है कि बॉडी है ये यहाँ पे। उसके बाद फ्लो चार्ट कुछ इंट्रोड्यूस किए, एरो डायग्राम्स ये हम लोग किए, कुछ क्लाउड्स लोग बनाते हैं कि एक जैसे बीच में बता दिया कि मान लीजिए नक्सल्स
का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर द नक्सलिज्म इन इंडिया, तो उसमें हम नक्सलिज्म लिखे कि मेजर रीजन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, फिर एक क्लाउड के जैसा उसके चारों तरफ बना के और रे डायग्राम बनाते हैं और उसके चारों तरफ से लिख देते हैं कि ये रीजन है, ये रीजन है, कि ट्रस्ट नहीं है, उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पे एक आइडियोलॉजी प्रिवेल करता है। तो इस तरीके का चीज वहां पे हम लोग लिखे और लिख करके हम लोग दिखाते हैं, तो ये पता चलता है कि अल्टीमेटली क्या है कि बॉडी अलग हो जाता है इंट्रो और कंक्लूजन से, और ये आपके आंसर में अपील भी देता है। आंसर में अपील होने के कारण आपका आंसर बाकी लोगों से अलग दिखता है और वहीं 1-1.5 मार्क्स बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग आंसर राइटिंग के टर्म्स में इसको बोलते हैं इनोवेशन। आपके आंसर्स में इनोवेशन होना चाहिए। और एक जो, चूंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैं मैथ्स के साथ बहुत सहज था, तो हम बाकी लोगों को भी कहेंगे कि आप भी अगर मैथ्स बना सके 15 सेकंड 20 सेकंड में इंडिया का मैप, अगर वर्ल्ड का मैप की जरूरत है तो वर्ल्ड का मैप बनाइए और उसमें उसको शेड कर दीजिए, पेंसिल से करिए या फिर ब्लैक पेन से करिए, जो भी चीज है। मान लीजिए आपको अगर भक्ति मूवमेंट पर है, आप वहां भी मैप इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे तो ये स्टैटिक पोर्शन का है, डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर का, या फिर आपको मेडिएवल का ये क्वेश्चन हो, लेकिन आप एक मैप बना करके दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट किया, दादू कहाँ से थे, नानक कहाँ से थे, कबीर कहाँ से थे, नामदेव कहाँ से थे। तो इस तरीके से दिखा दीजिएगा तो आपको वो जब एग्जामिनर होता है उनके दिमाग में ये जाता है कि अच्छा, इसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है कि कहाँ से भक्ति मूवमेंट किधर किधर से ओरिजिनेट किया, कैसे उस फ्लो किया। आप एरो डायग्राम से उसी मैप पर भी दिखा सकते हैं कि यहाँ से भक्ति मूवमेंट कैसे एक्सपैंड किया। तो ये चीज आप जब कुछ और लोगों से अलग करते हैं तो आपको मार्क्स भी और लोगों से थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो अभी के समय में तो यही चीज करने की बहुत आवश्यकता है। और चूंकि 10 दिन बचा हुआ है तो पूरा का पूरा आंसर नहीं लिखा जा सकता है, तो बेटर तरीका होगा सर कि हम क्या करें कि फ्रेमवर्क तैयार करें कि इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से करेंगे। इंट्रोडक्शन का भी 3-4 टेम्पलेट्स होता है जो बेसिकली लोग फॉलो करता है। अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए किसी रिपोर्ट से आया है कि रिसेंटली मान लीजिए एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली यूपी में भी, कानपुर में है, वाराणसी में भी है, एयर पोल्यूशन है, तो इसको टैकल करने के लिए क्या है, तो आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर रिपोर्ट पढ़े हैं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़े हैं कि रिसेंटली 10 में से 6 इंडियन सिटीज जो है मोस्ट पॉल्यूटेड एयर पोल्यूशन के कैटेगरी में है, तो आप वो चीज डायरेक्ट उस टेम्पलेट को यूज करिए वहां पे। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है कि पहला आपका इमेज बिल्ड करता है किसी भी आंसर में। अगर ये टेम्पलेट आप डालते हैं तो वो वेगनेस आपका आंसर का खत्म वहीं उससे हो जाता है। एग्जामिनर पढ़ता है, करता है, उसको पता चलता है कि कंक्रीट आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, तो वो चीज डायरेक्ट। मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन है, डेफिनेशन लिखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो ये भी एक टेम्पलेट है, लोग डिफाइन कर देता है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में। उसके बाद बॉडी में कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ जो डिमांड है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का चैलेंजेस क्या है, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस दैट आर एग्जिस्टिंग एंड दैट आर प्रिवेलिंग विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये कनेक्टिंग टर्म्स और लाइंस होता है जो कॉमन होता है, जो इंट्रो को बॉडी से कनेक्ट कर देता है। फिर बॉडी फ्लो करेगा और लास्ट में हम लोग वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन डालेंगे। तो अभी हम लोग को जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि अभी ये आंसर को फ्रेम करें। हम पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चंस उठाइए, उसको फ्रेम करिए कि हम इंट्रो में इस तरीके का टेम्पलेट यूज करेंगे, बॉडी में इस तरीके का फ्लो चार्ट मैप्स हम यूज करेंगे और कंक्लूजन इस तरीके से लिखेंगे। बस बॉडी में भी 4-5 लाइन ही लिखिए, कंक्लूजन 1-2 लाइन का लिखिए, इंट्रो की इस तरीके का केवल रफ आइडिया एक बनाइए। इस तरीके से अगर कम से कम हर पेपर में जाने से पहले, जैसे GS1 है, GS2, उससे आप 10-10 क्वेश्चन भी करके जाते हैं, आपको नो डाउट एज मिलेगा। और ये करना आपको बहुत जरूरी है, रादर देन गोइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग देयर डायरेक्टली इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, दैट विल नॉट यील्ड द मार्क्स। आपको कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाना होगा और ये 10 दिन में यही किया जा सकता है सर। जो कंटेंट है उसी को आपको प्रेजेंट बेटर तरीके से अभी कर सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स अच्छा मिल सकता है। तो लास्ट मोमेंट तो मैं यही मेंस के लिए कर सकता हूँ सर। सही, बहुत ही बढ़िया। केशव जी, अच्छा इसमें अब ये तो पोर्शन हमने डिस्कस किया कि जो भी अभी इस बार यूपीपीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं 22 सितंबर से, यस सर, कुछ ही दिन आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट मंथ में मुश्किल से 29 दिन शायद बचे हुए हैं। तो 29 दिन के बाद यूजुअली क्या हो रहा है कि हमारा प्रीलिम्स वापस से आ रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस का। तो इस चीज के लिए भी हमारे पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए कि आगे आने वाले इस 29-30 दिन में हम ऐसा क्या कर लें जिसके बेसिस पर हमारा प्रीलिम्स एग्जाम थोड़ा हमारे नजदीक आ जाए, नजदीक इन द सेंस कि हम उसको क्लियर करने के कगार पर पहुंच जाएं। तो एक बार वो स्ट्रेटजी आप डिस्कस कर सकते हैं कि
ये टाइम पीरियड में हमें क्या करना चाहिए? सर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में और यूपीएससी के प्रीलिम्स में, लेकिन इतना ड्रास्टिक डिफरेंस भी नहीं है। धीरे धीरे आप ट्रेंड अगर एनालाइज करिएगा तो यूपी पीसीएस का भी प्रीलिम्स थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल हो रहा है, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। और हो सकता है कि इस वाले प्रीलिम्स में वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे, कि ज्यादा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछे, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम कर दें, क्योंकि वो धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिले कि वो 2-3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन उसमें पूछ लें। तो आप एक तो कि अगर आप दे रहे हैं यूपीएससी का इस बार आप प्रीलिम्स, तो 4 अक्टूबर के लिए आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो अभी का जो आप करंट अफेयर्स अगर किए हैं साल भर का, तो वो तो आपको हेल्प करेगा। अगर नहीं किए हैं तो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो बेटर मैं खुद फॉलो करता हूँ कि ओनली आईएएस में जो कंपाइलेशन आता है, अभी भी आया हुआ है लगभग 13-14 वीडियो का, हर में वो लोग सेग्रीगेट करके अपलोड रख रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी इशूज का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है। उसको आप लोग 1 दिन 2 दिन बैठ करके एक दिन में एक प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए कंपाइलेशन का, 13 वीडियो का, 14 वीडियो का, उससे आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स ब्रश अप हो जाएगा। तो ये तो बहुत यूजफुल रिसोर्स है। अब दूसरा चीज जो होता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर को टैकल करें, ये भी बहुत जरूरी है। आपके पास कंटेंट है, नॉलेज बेस है, बट आप फिर भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम इतना कुछ जानते हुए आप वहां पे मार्क्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो कन्वर्टेबिलिटी फैक्टर आता है कि आप ऑप्शन रिजेक्शंस को कितने बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, आप कितना बेटर जो स्पेकुलेशंस है उसमें, जो जिसको लोग बोलता है तुक्का लगाना, तुक्का भी लगाना, गेस वर्क भी करना। क्या होता है, स्मार्ट गेस वर्क की आवश्यकता होती है। कोई भी सर कि 150 क्वेश्चन में कोई नहीं जानता है कि हम पूरा 150 सही जानते हैं। 100 क्वेश्चन यूपीएससी में कोई भी नहीं जानता है कि 100 क्वेश्चन हम पूरा का पूरा जानते हैं। हमें हमेशा उसमें से 30-40 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है, बाकी 50 क्वेश्चन में हमें स्मार्ट गेस वर्क ही करना होता है। तो उस चीज को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अभी चूंकि 1-1.5 महीना है, हम लोग टेस्ट पेपर कहीं से उठाएं, या फिर ओनली आईएएस का भी अभी जैसे प्रज्ञान चल रहा था, मैंने खुद ही उसमें रजिस्टर कर रखा है प्रज्ञान के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो उठाइए और अपना एक उसमें देखिए कि हम कितना परसेंट स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होता है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में। तो डायरेक्टली आपको आइडिया नहीं लगेगा कि मार्क्स इतना आ रहा है तो इतना होना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप परसेंटेज स्कोर देख सकते हैं कि आपको 60% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको 50% मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप क्या उसमें गलती कर रहे हैं, कहाँ आपका गलत हो रहा है, उसको सुधारने का प्रयास करिए। और यूपीपीसीएस डेडिकेटेड वैसे मैंने कोई भी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मैंने नहीं किया था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ऑप्शन रिजेक्शन पे हमें काम करना होगा, ऑप्शन रिजेक्शन सीखना होगा, ऑप्शन रिजेक्शन सीखिएगा। और चूंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं तो स्टेट बेस्ड होता है, तो बहुत सारा चैनल्स है जिनमें जाकर के आप स्टेट स्पेसिफिक कुछ डेटा ले सकते हैं, जहां एक जगह वो लोग कंपाइल करके रख दिए। आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार के रिलेटेड, उत्तर प्रदेश दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के रिलेटेड, स्टेट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन, जैसे वहाँ स्मार्ट सिटीज कहाँ कहाँ आ रहा है यूपी में, कौन सा एनएच किधर से क्रॉस हो रहा है, हाई सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लो पॉपुलेशन वाला कौन है, लिटरेसी रेट, डेमोग्राफिक जो डेटा वाला है, या फिर ज्योग्राफिक डेटा वाला जो क्वेश्चंस है, उसके लिए आप वहां से कंपाइलेशन से पढ़ सकते हैं, जहां आप 10-15 क्वेश्चंस का एज ले सकते हैं। और बाकी जो बेसिक साइंस का क्वेश्चंस होता है सर, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आप अगर 10 तक अच्छे से पढ़ें तो टैकल कर लेते हैं। उस यूपीपीसीएस में बहुत सिंपल साइंस के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। और नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो कहीं से यूट्यूब पर ऐसा चैनल ढूंढिए जहाँ पे आपको वो साइंस के बुक्स को वो लोग कवर कर रखे हैं प्लेलिस्ट बना करके, वहाँ से देखिए और उस प्लेलिस्ट को आप थॉरोली कवर कर लीजिए 9th और 10th वाले साइंस का, आपको आइडिया लग जाएगा और बेसिक सब ब्रश अप हो जाएगा और वहाँ से साइंस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी तो बेसिक बुक है वो इतना अभी आप रिवीजन ही कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है रिवीजन ही कर सकते हैं, जीसी लियोंग है, एनसीईआरटी है, उसका नोट्स बना रखे हैं तो रिवाइज करिए। आप करंट अफेयर्स अगर जहाँ से पढ़े हैं, द हिंदू रेगुलर कवर किए उसका नोट्स बनाए उसको रिवाइज करिए। रिवीजन और ऑप्शन एलिमिनेशन और स्मार्ट गेस वर्क इज द की टू सक्सीड इन प्रीलिम्स सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अच्छा, जब हम अभी बात कर रहे थे तो केशव जी ने बोला कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अब धीरे धीरे कन्वर्जेंस आता जा रहा है। तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि जो इंसान अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या उसके पास ये मौका मिलता है कि
हम यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में हम लोग यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें कितना स्टूडेंट्स के पास एक मतलब पहले से ही एक एज होता है, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मैक्सिमम पोर्शन उसका पहले से ही कवर होता है। एक छोटा सा हिस्सा है जो कि यूपी पीसीएस मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए अलग से कवर करने की जरूरत होती है। वहां पर कितना अलग है ये एग्जाम, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शायद चर्चा कर लिया है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे कि मेंस में कहां पर अंतर आता है, क्या एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए हमको जिससे यूपी पीसीएस जो है वो भी हमारा यूपीएससी के साथ साथ क्लियर हो जाए। सर अभी जो रिसेंट जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपी पीसीएस, ये एक तरीके से वरदान है यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले। हर कोई जिंदगी में एक बार यूपीएससी के लिए तो प्रिपरेशन करता ही है, और वहां से अगर उसको मान लीजिए उसको लगता है इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इधर जॉब से लग रहा है कि जॉब मिल पा रहा है, बेरोजगारी का फीलिंग आ रहा है, तो वैसे समय में अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। कोई भी स्टेट पीसीएस छोटा नौकरी नहीं होता है, उसमें भी वो आपको डेप्यूटी कलेक्टर बनाते हैं, एसडीएम बनाते हैं, तो छोटी नौकरी नहीं है, वो भी गजेटेड पोस्ट है। तो आप उसको ये अंडरमाइन नहीं कर सकते कि ये यूपीएससी है, ये यूपी पीसीएस है, दोनों में लेवल ऑफ कंपटीशन सेम है। पोस्ट थोड़ी सी 19-20 का फर्क है पोस्ट में। तो आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दो अटेम्प्ट दे लिए हैं, या फिर आप पहले अटेम्प्ट से भी डाइवर्सिफाई करना चाहें अपने ऑप्शंस को, तो कर सकते हैं। जो कॉमन स्टेट पीसीएस है जैसे यूपी का हुआ, बिहार का हुआ, एमपी का हुआ, इसको हमें जरूर इस फॉर्म्स को भरने चाहिए। और एग्जामिनेशंस जो आप यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब जैसा आप बताए सर कि कन्वर्जेंस हो रहा है, यही रीजन है कि आपको उधर बेनिफिट मिलेगा अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स में देखे ही कि जैसा मैंने फील किया कि अब धीरे धीरे वो लोग भी एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस को कम कर रहे हैं, तो आपको यूपीएससी का डायरेक्ट एडवांटेज प्रीलिम्स में मिलेगा। और मेंस लिखने के बाद तो मुझे लगा सर कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि यूपीएससी जैसा क्वेश्चंस बनाएं, लेकिन चूंकि अभी वो लोग उतना एक्सपर्टीज उनके पास है नहीं, तो उतना मैचअप नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी GS1, GS2, GS3 में बिल्कुल लगता है कि वो लोग बिल्कुल हाँ एट पार है यूपीएससी के जैसा। GS4 में हम देखें कि थोड़ा सा और ज्यादा उन लोगों का क्वेश्चंस में थोड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस आने चाहिए थे, क्योंकि एथिक्स में आप फैक्ट जैसा क्वेश्चन पूछिएगा तो कोई मतलब नहीं है। केस स्टडीज में भी आप या तो ये सही या ये गलत वाले पूछ रहे हैं, तो फिर कोई उसका मतलब नहीं है। आपको पूछना चाहिए कि आप डिलेमा जिसमें क्रिएट कर सके, तो वो यूपीएससी करता है, उसके केस स्टडीज में डिलेमा दिखता है। आप 10 नंबर में भी केस स्टडी पूछ ले रहे हैं, यूपीपीसीएस वही कर रहा है। 10 नंबर वाले में भी 2-3 केस स्टडी डाल दिया, 2-3 क्वेश्चन 10 नंबर वाले में केस स्टडी था। तो हो सकता है आगे वाले आने वाले समय में वो लोग वो उसको भी ठीक करेंगे और यूपीएससी जैसा उसको करेंगे। तो जो इधर प्रिपेयर कर रहा है उसका चूंकि इधर तैयारी हो रखा है, नॉलेज बेस्ड प्रिपेयर कर रखा है, उधर जाकर के वो यूपी में अच्छा कर सकता है, बिहार में अच्छा कर सकता है। तो उनको क्या चाहिए कि इस कन्वर्जेंस का फायदा उठाएं, और जो यहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, सेम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने भी मेंस का कोई टेस्ट सीरीज यूपी के लिए अलग से नहीं ज्वाइन किया, लेकिन चूंकि जो मैंने यूपीएससी के लिए टेस्ट प्रैक्टिस कर रखा था, वही टेस्ट प्रैक्टिस जाकर के यूपी में मैंने रेप्लिकेट किया। जो स्ट्रेटजी मैं बना रखा था कि ऐसे इंट्रो लिखूंगा, ऐसे बॉडी लिखना है, इस तरीके से कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड करना है, आंसर लगभग 30-40 टेस्ट जो मैंने दे रखे थे, उससे जो मैंने स्ट्रेटजी प्रिपेयर किया था उसको रेप्लिकेट किया, और मार्क्स भी अच्छे आए। और इस कन्वर्जेंस का आपको मतलब एक तरीके से आपको ऑप्शन डाइवर्सिफिकेशन में फायदा है, और आपको हो सकता है उधर अगर एक ऑप्शन मिल जाता है तो आप थोड़ा रिलैक्स भी फील करेंगे, और यूपीएससी में बेटर आप पोटेंशियल रियलाइजेशन कर सकते हैं, वहां से फिर यूपीएससी की तरफ भी मुड़ सकते हैं। अगर उधर आपको एक जॉब सिक्योरिटी हो गया, उधर एक मिल गया, तो बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए सर। मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऐसा बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि वो किसी स्टेट पीसीएस की तरफ चला जाए। मतलब छोटी चीजें होंगी जो कि उनको हल्का सा डाइवर्ज करके वो वाला पोर्शन कवर करना पड़ेगा। मुश्किल से मुझे लगता है कि हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है। वही सर वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा यूपी का फील देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, ऐसा न लगे कि पूरा सेंटर का ये लोग पूछ रहे हैं सब चीज, 1-2 स्कीम अपना डाल देते हैं हर क्वेश्चन हर पेपर में। GS3 में अपना डाल देंगे 2-4 स्कीम की, बुंदेलखंड के लिए क्या आया है, एग्रीकल्चर के लिए क्या आया है। आपको जरूरी नहीं कि यूपी के बारे में वो स्कीम के बारे में पता हो, आप वैसे क्वेश्चंस को अपने जो आपका स्किल है उसके थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस में। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का यूपी का स्पेसिफिक कोई स्कीम डाल दिया,
तो आप जरूरी नहीं है कि उस स्कीम के बारे में सब चीज जानिए, आप जेनरिक आंसर लिखिए ना। आप अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जान रहे हैं और यूपी का कोई सिंचाई वाला अगर इरिगेशन या इंश्योरेंस स्कीम है, आपको वो पूछ रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो जेनरिक है कि फार्मर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वो चीज को वहां जेनरिक को वहां पे पेस्ट कर दीजिए। आपको 10 में जरूरी नहीं है कि आपको 6 नंबर मिल जाए, क्योंकि आप जेनरिक पॉइंट लिखें, स्पेसिफिक नहीं लिखें कि उसका बजट कितना है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप जेनरिक पॉइंट पेस्ट करके आप कम से कम 3 मार्क्स तो जरूर गेन कर सकते हैं। तो उसको छोड़िए नहीं, उसको जेनरिक पॉइंट से कवर कर लीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं, आपको लगता है कि हम बिहार से आ रहे हैं, हम यूपी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसके कल्चर के बारे में नहीं जानते, हम कैसे इस एग्जाम को देंगे, ऐसा नहीं है। आप बिहार से भी आ रहे हैं, आप एमपी से भी आ रहे हैं, फिर भी आप यूपी के एग्जाम्स को दे सकते हैं और उसमें अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। गवर्नमेंट का स्कीम्स भी ओवरलैपिंग होता है, जो स्टेट वाले स्कीम्स होते हैं लगता है कि सेंटर के स्कीम को देख करके कॉपी पेस्ट किया गया है। तो जब वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग आंसर में क्यों नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को इस तरीके से सर हम लोग टैकल कर सकते हैं और आराम से मेंस बढ़िया लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो अभी इतना तो क्लियर हो गया हमारा मेंस और प्रीलिम्स वाला कॉन्सेप्ट फंडा, जो भी हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी में जो भी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं वो तो हमने क्लियर कर लिया। इंटरव्यू के ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हाँ सर। देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। एक आप जैसे आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इनका 48 रैंक रहा है, तो इन्होंने वहां पर भी क्लियर किया हुआ है, और प्लस अब उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी इनके बिल्कुल बढ़िया रैंक है। तो दोनों के इंटरव्यूज में क्या डिफरेंसेस थे, या फिर क्या प्लानिंग में थोड़ी डिफरेंसेस होते हैं हमारे, कि हम अभी आईएएस की तैयारी का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं और अभी स्टेट पीसीएस का हम इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? सर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने यूपीएससी में 3 इंटरव्यू दे रखे हैं। 2018 का सिविल्स का मैंने इंटरव्यू दिया, 2019 का सिविल्स का इंटरव्यू दिया, और 2019 में फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया, और उत्तर प्रदेश का एक इंटरव्यू दिया। तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस में मुझे बेसिक डिफरेंस तो दिखा, क्योंकि यूपीएससी में क्या करते हैं ये लोग, एक तो कि नंबर ऑफ मेंबर्स पैनल में अलग होते हैं। यूपीएससी में आपको 5 मेंबर्स मिलते हैं, वहाँ 4 होते हैं, एक चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं। और दूसरा चीज है कि यहाँ जो क्वेश्चंस होता है ज्यादातर एनालिटिकल होता है। आपको एक तरीके का केस स्टडीज वो देंगे आपके सामने यूपीएससी में, कि इस पे आप अपना व्यू, अपना ओपिनियन सामने रखिए और बताइए कि क्या है आपका व्यू, कैसे इस चीज को टैकल करेंगे। जैसे फॉरेस्ट सर्विस में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है किसी फॉरेस्ट एरिया में, आप कैसे मिनिमम लैंड डाइवर्जन को इंश्योर करिएगा उस फॉरेस्टेड एरिया में, ताकि लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम हो सके, फॉरेस्ट रिसोर्स का वेस्टेज कम हो सके। तो इस तरीके से आपको सोचने पर प्रोवोक करते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस में आप में अभी भी इंटरव्यू बिल्कुल पहले जैसा है उनका, सोचने पर आपको ऐसा नहीं कि आप सोचने पर मजबूर करेंगे, वैसा फैक्चुअल चीज पूछ देंगे, आपको आता है या नहीं आता है, सीधा यस और नो में हो जाता है। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि नील नदी का ओरिजिन बताइए, नहीं हमको याद था, हम बोले कि सॉरी सर नहीं याद है। फिर उसी तरीके से एक ब्रिक का डायमेंशन बताइए, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था उस तरीके से। तो इस तरीके का क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल। 1-2 क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल पूछ लेंगे, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो वो लोग पूछे कि पुल बेस्ड और पुश बेस्ड माइग्रेशन बताइए, और ये थ्योरी से बैक करिए कि कौन सा थ्योरी आप ज्योग्राफी में पढ़े हैं। तो वो हम एक्सप्लेन किए, बिहार में किस टाइप का माइग्रेशन है वो पूछे कि आखिर इस पुश बेस्ड माइग्रेशन है, हम बताए कि पुश बेस्ड माइग्रेशन है तो क्यों है। तो वो सब रीजन थोड़ा कंसेप्चुअल पूछे, नहीं तो लेकिन बाकी आप एसडीआई में इंडिया का रैंक बताइए, और इस साल का बता दिए तो पूछते हैं कि 3 साल पहले का बताइए। तो इतना पीछे का तो नहीं लोग याद रखते। तो इस तरीके का फैक्चुअल होता है, बहुत इंटरटेनिंग होता है वहाँ का इंटरव्यू। आप भी बहुत बार बोलिएगा सॉरी सर नहीं जानते हैं सर। मैंने तो इस बार ऐसा सुना था कि बहुत बच्चे सॉरी बोल रहे थे तो उन्होंने मना भी कर दिया था कि नहीं बेटा सॉरी से काम तो नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, कुछ तो बताओ आप। मेरे में क्या हुआ कि वो ये नहीं बोले कि सॉरी से काम नहीं चलेगा, लेकिन अंत में ये बोले कि कोई बात नहीं, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ईंट का कलर पता हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको नील नदी का ओरिजिन पता हो, जरूरी नहीं कि एक आदमी सब कुछ जानता है। मतलब एक तरीके से लग रहा था कि वो गुस्सा होकर के इस तरीके से हुआ, तो हमको लगा कि इंटरव्यू तो मेरा एकदम ऐसे ऐसे गया। पता नहीं इंटरव्यू में कितना मार्क्स दिए, मार्क्स रिलीज करने के बाद आइडिया लगेगा। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको माइंड प्रिपेयर करके जाना है कि मिनिमम तो वो लोग 40 मार्क्स देते ही हैं। और दूसरी चीज है कि आपको
फैक्चुअल है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, वेटेज है नहीं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा। आप बाकी चीज़ में तो वेटेज मेंस को इतना बड़ा कर दिए वो लोग और इंटरव्यू को बहुत छोटा कर दिए, 100 मार्क्स का इंटरव्यू कर दिए। तो आपको इंटरव्यू में क्या है, 100 मार्क्स में कोई अंतर फर्क नहीं पड़ने वाला है और 40, 50, 60 नंबर भी मिलता है। तो आपको अगर मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो अच्छा रैंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी का ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा और जिन्होंने भी इस बार फॉर्म भरा है यूपीपीसीएस के लिए अपने प्रीलिम्स एग्जाम को काफ़ी अच्छे से वो प्रिपेयर करेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन और बचते हैं हमारे। सबसे पहले तो यही कि ओनली आईएएस ने कैसे आपका हेल्प किया इस पूरे जर्नी में। आपने यूपीएससी के 3 इंटरव्यूज आपने दे दिए, यूपीपीसीएस में 1 इंटरव्यू दे दिया, इतना बढ़िया रैंक आ गया आपका। तो इन सब में यूपीपीसी इन सभी प्रिपरेशंस में ओनली आईएएस का क्या रोल रहा है आपके प्रिपरेशन में? सर ओनली आईएएस मतलब मेरे लिए एक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का फॉरमोस्ट कंपेनियन था सर। 2017 में हम आए यहाँ प्रिपरेशन के लिए अपना जॉब को क्विट करके, और उसके बाद मैं जब आया था तो मुझे सबसे बड़ा जो परेशानी था वो करंट अफेयर्स का था। मुझे लगता नहीं था कि इतना वास्ट ये लोग पूछते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ देते हैं, कभी एमएस टिप्स पूछ देते हैं, कभी कुछ पूछ देते हैं। आदमी कहाँ से इतना डेटा इकट्ठा करेगा, इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा। पीआईबी में कुछ आ रहा है, रोज द हिंदू कुछ कवर कर रहा है, कभी लाइव मिनट कवर हो रहा है, कभी द इंडियन एक्सप्रेस कवर हो रहा है। समझ में नहीं आता था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लेते थे। एक जगह होलिस्टिक मुझे नहीं दिखता था कि कहाँ ऐसे पर डे आपको कुछ मिले कि आपका इंफॉर्मेशन बूस्ट हो। तो उसी समय सर 2017 में लगता है कि 2 या 3 महीने शुरुआती प्रिपरेशन में के बाद ही स्क्रॉल करते हुए मुझे ओनली आईएएस मिल गया। और उसके बाद सुमित सर का आवाज से हम इतना एकदम फैमिलियर हो गए, मुझे लगा कि जैसे ये मेरे जैसा बोलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये जो इनिशिएटिव था। मैं रेगुलर उसका एक तरीके से रेगुलर देखने लगा प्रीलिम्स बूस्टर। अब तो एक तरीके से एडिक्शन जैसा हो गया सर, नहीं अगर सुनते हैं तो लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो इस तरीके का उनका प्रीलिम्स बूस्टर के साथ हो गया और लगातार 3 साल में सर 1200 प्लस आवर्स मैंने कंज्यूम किया है केवल ओनली आईएएस का, जो कि मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में मैंने इस चीज़ को कंज्यूम किया है और बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस मेरा बढ़ा है। बहुत सारे चीज़ों का रिवीजन हो जाता है जिसको आप जीके की तरह रटने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप जैसे लूजेंट का किताब लिए और रट रहे हैं, वो वाला चीज़ नहीं होता है। उनका सबसे बढ़िया होता है कि कोई कंसेप्ट आता है जो पीछे वो डिस्कस कर रखे होते हैं, तो वो वापस से बोलते हैं कि हम लोग पीछे से इसको रिवाइज करेंगे और बेसिक इसका देखेंगे। ये चीज़ क्या होता है कि कोई भी कितना भी कम जानता है ना, उसको लगता है कि अच्छा हम फिर से तो ये चीज़ जान ही रहे और बार बार रिवाइज हो रहा है, बेसिक भी बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको और जगह नहीं मिलता है, इसलिए ओनली आईएएस मुझे बहुत बढ़िया सोर्स लगता है। और उसके बाद ये जब रिजल्ट आया तो मैंने खुद फ़ोन करके बोला कि सर हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं सर कि आपका उस समय सर फॉरेस्ट का जब रिजल्ट आया था 48th रैंक आया था, हम उस समय भी ट्राई किए थे कि सर से मिलेंगे, थोड़ा उनको बोलेंगे थैंक यू सर, इतना आप सपोर्ट, आपका इनविजिबल सपोर्ट था, आपको भी नहीं पता था कि आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं और हम केवल आपका आवाज़ सुन के इतना सारा चीज़ सीख लिए। लेकिन उस समय कांटेक्ट नहीं हो पाया, इस बार कांटेक्ट हुआ तो हम आपके साथ हैं सर। हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे पता है कि यंग एस्पायरिंग माइंड्स को नहीं पता होते हैं प्रिपरेशन में क्या करना होता है। वो छोटा छोटा जो इन्होंने बताया ना आंसर राइटिंग के स्किल्स के लिए, वो सच में बहुत ज़्यादा मार्क्स फैचअप करता है। और मुझे लगता है कि अगर 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक एक नंबर भी सब में बढ़ जाए तो 20 नंबर तो एक पेपर में बढ़ गया हमारे पेपर में। ओवरऑल देखा जाए तो 60-70 नंबर बढ़ाने में कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। बिल्कुल सर। तो ये सभी चीज़ों को आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं और ऐसा चीज़ नहीं है जो कि कहीं आपको मतलब आपके बस का नहीं है। आप एक बार छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आराम से आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। फाइनली आप सभी के लिए केशव जी, अगर आपके पास इन सभी को कुछ भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं आपकी अपने इस पूरे जर्नी में, ये लोग ऐसा क्या लेके अपने साथ चलें कि इनको सक्सेस जब तक नहीं मिलती है तब तक ये अपने आप को मोटिवेट रख सकें। मतलब कहीं सोर्सेस खोजने की जरूरत ना हो, वो अपने आप में कैपेबल हो और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वो डटे रहें। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात जो आप बोले कि खुद से मोटिवेट होना, इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर। आज हम बोल के गए, आप बोल के गए, कितने देर वो मोटिवेशन रहता है, लेकिन उसमें जो चीज़ आप सीखिए, खुद इनकॉर्पोरेट करिएगा कि हम खुद कैसे अंदर से मोटिवेटेड रहें और उस मोटिवेशन का आप क्या एक जरिया बनाइए। जैसे आप मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, आपका वो टारगेट है, या यूपीपीसीएस का तैयारी, तो आप तब तक उस
टारगेट को नहीं छोड़िए जब तक कि अचीव ना कर ले। या तो आप पूरा अपना अटेम्प्ट अगर एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो वो अलग बात है कि एग्जॉस्ट करने के बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन आप ढूंढिए, लेकिन जब तक आपका अटेम्प्ट है आपको ये 3P आपके साथ होना चाहिए, परसिस्टेंस, परसिवरेंस और पेशेंस। आप ये 3P को जब साथ रखिएगा तो 4th P ऑटोमेटिकली मिलेगा, जो कि है पास। आप एग्जामिनेशन को पास करिएगा, और नहीं सिर्फ पास करिएगा, अच्छे रैंक से भी पास करिएगा। और बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे 2018 के प्रिपरेशन, 2018 का जब रिजल्ट आया था 5 अप्रैल को, मुझे याद है उस समय मुझे लगा था कि मेरे लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, लेकिन मैं इतना लग रहा था कि जैसे बढ़िया रैंक लाऊंगा, लेकिन हुआ ही नहीं, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई किया, मैंने छत्तीसगढ़ भी भरा, मैंने MP का भी फॉर्म भरा, मैंने बिहार का भी भरा, मैंने UP का भी भरा, और मैंने उत्तराखंड का भी भरा। आप भी डाइवर्सिफाई करिए अपने ऑप्शंस को, निराश नहीं होइए और लगे रहिए, क्योंकि लगे रहने वाले को ही सफलता मिलेगा। जो प्रयास ही नहीं कर रहा है उसको सफलता कैसे मिलेगा सर? जो फॉर्म ही नहीं भर रहा है, जो एग्जाम ही नहीं दे रहा है, जो सोच रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और यूपी के साथ खास ऐसा बात है कि अगर इसमें बस एक P का अंतर है सर, बस और कुछ नहीं। आप UP PCS और UPSC, आप UPSC कर रहे हैं तो UP PCS कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको चाहिए कि बस लगे रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बीच में नहीं छोड़िए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल तक फुल स्पीड के साथ दौड़िए, और अंत में आप जो वो बॉर्डर लाइन होता है, फिनिश लाइन होता है, यू विल सर्टेनली क्रॉस। थैंक यू केशव जी। तो वाइंड अप करते हैं इस पूरी चीज़ों को, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और हमें बड़ी खुशी मिल रही है इस चीज़ को कि आप इतने बढ़िया रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम द होल ओनली IAS टीम। और हमें भी इस बात की भी खुशी होती है कि जब हम थोड़ा बहुत भी एफर्ट करते हैं और उससे किसी के लाइफ में सर्टेन चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए पूरे ओनली IAS टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो केशव जी से बात हो गई है और आप सबको भी खूब सारे टिप्स मिल चुके होंगे, तो बस इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।